सदर जमहूरिया के खिताब पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। कुनबा परवरी, इमरजेंसी, जात परस्ती और इलाक़ियत पर कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि कांग्रेस ना होती तो सिखों का कत्लेआम ना होता, मुल्क की बेटियों को तंदूर में जलाने की कोशिश ना होती, कांग्रेस का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आज़म मोदी ने की आज़ादी के अमृत महोत्सव में नए अज़ाइम के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में मुत्तहिद होने की अपील। कहा, कोरोना के दौर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने पेश की मिसाल। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी लीडर अमित शाह ने कहा, गन्ने के किसानों को 14 दिन के अंदर अदायगी नहीं मिली तो सूद समेत मिलेगा पैसा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। बीजेपी ने तमाम मंसूबों का फायदा मुआशरे के आखिरी जीने तक पहुंचाने का किया काम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जन चौपाल प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर उत्तर प्रदेश के रामपुर, बदायूं और संभल के वोटरों से खिताब। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और नैनीताल और पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना के वोटरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। – 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में खुसूसी अदालत ने 49 मुल्जिमान को करार दिया मुजरिम। सबूत की कमी की वजह से 28 अफराद बरी। और खेल की खबरों में भारतीय हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का कर रही है आगाज। पहले मैच में फ्रांस से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुताल्लिक़ शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन्होंने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की वो जमहूरियत पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो मुल्क पर एमरजेंसी का दाग ना लगता, कांग्रेस ना होती तो जात पात की खाई ना होती और कांग्रेस ना होती तो सिखों का कत्लेआम ना होता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। वज़ीर आज़म ने कुनबा परवरी को जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई कुनबा ही अवलीन तरजीह बन जाए तो सब बड़ा नुकसान सलाहियत का होता है। डेमोक्रेसी, डिबेट, ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है।
और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में शुक्रिया की तहरीक पर जवाब देते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 बरस अपने आप में काबिल तरकीब मौका है। 75 साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे, उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, ओनरशिप होगी, और उसके कारण जो 75 साल की गति थी, उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐवान को बताया कि किस तरह मुल्क कोरोना के दौर में तरक्की करता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 100 सालों में इंसानियत ने इतना बड़ा बहरान कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा बहरान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना के दौर में 80 करोड़ से ज़ायद शहरियों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के दौर में भारत ने अद्वियात की फराहमी में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में भारत की कायदाना सलाहियत की पूरी दुनिया ने सताइश की है। इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के इस दौर में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की और हुकूमत ने रिकॉर्ड खरीदारी की। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और MSP ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है। और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी, लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के वोटरों से खिताब किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को हदफ़ी तनक़ीद बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस की नीयत और वफादारी क्या है, इसका अंदाज़ा उनके इंतखाबी मुहिम, उनके नारों से लगाया जा सकता है। वो 4 काम की बातें करते हो, 4 काम क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है,
उनका भूतकाल इन बातों का गवाह है। वो क्या है? पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। चौथा काम, बरसों तक ये परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे ताकि लंबे अरसे तक उसमें से ये दोहन करके अपना जेब भर सके। वजीर आजम ने कहा कि पर्वतमाला स्कीम का ऐलान आम बजट में किया गया है। इससे रियासत में तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा और मुस्तकबिल करीब में रियासत में सियाहत को फरोग मिलेगा, नीज रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। उत्तराखंड से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो रही है। इस बजट में भी उत्तराखंड के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल दिया गया है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट्स इस बजट में हमने घोषित किया है। ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट से जो हिमालयन सारी छोटी पर्वतमालाएं हैं, हमारे उत्तराखंड की सड़कें और आधुनिक होने वाली है। यहां के महत्वपूर्ण तीर्थों, मंदिरों और पर्यटक स्थलों को रोपवे से जोड़ने पर स्थानीय लोगों को सुविधा भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। वजीर आजम मोदी ने वर्चुअल तरीके से पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के वोटरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को दहशत की आग में झोंका है। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी। हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी मंशूर का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है। पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के शरीक इंचार्ज अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि आने वाले 5 सालों में हर किसान को आपाशी के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। नीज उज्ज्वला स्कीम के तहत पार्टी ने 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी किया है। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर गन्ने के किसानों को 14 दिनों के अंदर उनकी अदायगी नहीं की जाती है, इस सिलसिले में हम कानून बनाएंगे और ताखीर होने पर शुगर मिलों को गन्ने के किसानों को सूद के साथ अदायगी करनी पड़ेगी। अमित शाह ने कहा कि 2017 में किए गए 212 वादों में से 92% वादे पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम वादे पूरे करके दिखाएगी। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी।
संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पिछली बार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है और इस बार भी पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। उत्तराखंड के गंगोली हाट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ना तो कोई पॉलिसी है, ना कोई नियत है और ना ही तरक्की में कोई यकीन। वजीर दिफा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क और रियासत को लूटा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मजीद झुकने नहीं दिया जाएगा। न इनकी कोई नीति है, न इनका कोई नियत है और न इनका विकास करने में कोई विश्वास है। कांग्रेस ने सदैव देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है, अब और नहीं लूटने देंगे। इनकी बात झूठी, हर वादा झूठा, अब और नहीं झुकने देंगे हम इस उत्तराखंड को। बहनों भाइयों, बीजेपी और इसके इत्तेहादी जमात श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ने आज चंडीगढ़ में आइंदा पंजाब असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ज़राअत की पैदावारी सलाहियत के बजाय मुनाफा बख्श खेती किस तरह होती है, इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र लखनऊ में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को फतह से हमकिनार करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो 3 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगी। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के लिए मुश्किलात आने वाली हैं और इस मर्तबा बीजेपी झूठ के सहारे जीत नहीं सकेगी। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद
10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मेरठ के हस्तिनापुर में अवामी राब्ता मुहिम के तहत घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के हक में हर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मुल्क में कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान सेहत कारकुनों के बेहतरीन काम की सताइश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की वजह से ही मुल्क कोरोना की लहरों का कामयाबी से मुकाबला कर सका। देश के हेल्थ कर्मियों को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने कोविड क्राइसिस की स्थिति में 1, 2 और 3 तीनों सर्ज में बहुत अच्छी तरह से काम किया। हमने दुनिया के सामने भी देखा है, दुनिया में जब कोविड पीक पर था तब डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल छोड़ के चले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी की, रात दिन काम किया और नॉट ओनली फॉर डॉक्टर बट ऑल हेल्थ कर्मियों ने जो मेहनत किया, उसकी वजह से देश सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस का सामना कर सका। देश के लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे, उसको 50 लाख का बीमा कवच दिया गया था और आज तक उसको समय समय पर एक्सटेंड करते गए। लास्ट में अक्टूबर 2021 तक उसको एक्सटेंड किया गया। इसी दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसानों को यूरिया में सब्सिडी देकर उन पर बोझ नहीं डाला गया। और मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए मनाए जाने वाले यौम यकजहती कश्मीर की हिमायत करने वाली कारसाज कंपनी हुंडई से कहा गया है कि वो इस हरकत पर मुआफ़ी मांगे। वक्फा सफ़र के दौरान राज्यसभा में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से उठाए गए इस मसले के जवाब में ऐवान के लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये मामला कंपनी के सामने उठाया गया है और कल ही कंपनी से कहा गया है कि वो इस मामले पर साफ साफ मुआफ़ी मांगे। और अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में 49 लोगों को कसूरवार करार दिया है। अदलिया ने 77 में से 28 मुलजिमीन को सबूत की कमी के बिना पर बरी कर दिया है। अहमदाबाद में 2008 के दौरान सिलसिलेवार बम धमाकों में खुसूसी अदालत के जज अंबाला पटेल ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। अहमदाबाद में 20 मकामात पर हुए 21 धमाकों के मुलजिमीन के खिलाफ का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 28 मुलजिमीन 7 रियासतों की जेलों में कैद हैं। कसूरवारों की सजा का ऐलान कल किया जाएगा। और भारत के अहम तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से सरफराज मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया और जामिया मिलिया इस्लामिया के तीसरे वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर हुसैन की 125वीं सालगिरह आज दिल्ली में जामिया कैंपस में वाक़े उनके मकबरे पर दुआ के साथ मनाई गई। दुआया तकरीब में नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर महताब आलम, यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदारान और डॉक्टर जाकिर हुसैन के कुनबे के चंद अराकीन ने शिरकत की। पेश है उनके यौम पैदाइश पर ये खुसूसी रिपोर्ट। तीसरे सदर जमहूरिया हिंद, मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम, अदीब, मुतरजिम, खतीब और बेहतरीन मुंतजिम डॉक्टर जाकिर हुसैन की आज 125वीं सालगिरह है। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। महात्मा गांधी की अपील पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम में मदद की, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया और इसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया रखा गया। वो 1926 से 1948 तक इसके वाइस चांसलर रहे। ये इदारा भारत को बरतानवी राज से आज़ाद कराने की जद्दोजहद से वाबस्ता रहा। इसने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान के नज़रियात पर मबनी तालीम फराहम की। गांधी जी की दावत पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी तालीम से मुतल्लिक़ कौमी कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली। स्कूलों के लिए गांधीयाई नज़रिए पर मबनी निसाब तैयार करने के लिए 1937 में इस कमेटी की तश्कील की गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी अहम किताबों में फ़िक्र जाकिर, अफ़कार जाकिर, आला तालीम, बुनियादी कौमी तालीम, हाली मुहिब्बे वतन खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की शख्सियत और खिदमात पर लिखी गई किताबों की भी एक तवील फहरिस्त है। आज़ादी के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उन्हें 1957 में बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया।
1962 में वो मुल्क के नायब सदर और 1967 में सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुल्क की तामीर और तालीम के मैदान में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से भी नवाजे गए थे। सदर जमहूरिया के ओहदे की जिम्मेदारी संभालते हुए ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को इंतकाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बंद कर देंगे और ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा। इस दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई कि जंग आखिरी मुतबादल नहीं है। रूस के इस वक्त यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात हैं। और खेल की खबरों में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में फ्रांस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। साल 2022 में भारतीय टीम का ये पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट होगा। फ्रांस का मुकाबला करने के बाद मनप्रीत सिंह की क़यादत वाली टीम बुध को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।